तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स संबंधी जो शॉर्ट नोट्स है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसका हम लोग जो है क्विक रिवीजन किए थे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग से संबंधित जो है चैप्टर को खासकर इस सब्जेक्ट को जो है हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हाईवे इंजीनियरिंग से संबंधित जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको किस तरह से आप शॉर्ट नोट्स के मुताबिक सारे फॉर्मूलों का कलेक्शन एक साथ आप लोग तैयार कर पाएँ उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को जो है मेरे द्वारा जो है बताया जाएगा कि इससे क्या क्या जो हाईवे संबंधी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग में अगर हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सबसे हम लोग का हाईवे से रिलेटेड कि रोड का डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगर रोड का डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर देखें तो सबसे पहले जो है रोमन काल से जो है रोमन रोड जो है बनना चालू हुआ था। सबसे पहले रोमन रोड आया, उसके बाद जो है ट्रेसेगस्ट कंस्ट्रक्शन रोड आया, फिर जो है मेटकिल्फ कंस्ट्रक्शन रोड आया, टेल्फर कंस्ट्रक्शन रोड आया और मैकेडम कंस्ट्रक्शन रोड आया। तो हम लोग जो है शॉर्ट में जो है कि क्या इनकी विशेषता थी उनको जो है हम लोग जान लें। तो रोमन सिविलाइजेशन जो है सबसे पहले ये बिल्टअप एरिया के लिए जो है आपका रोड दिया था और स्टोन ब्लॉक जो है जनरली कंसीडर किया गया था उसके थिकनेस के लिए। स्टोन ब्लॉक का जनरली जो है इस्तेमाल किया गया था। मेन फीचर जो है रोमन रोड का दोस्तों क्या है कि रोमन रोड जो है बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट, जिसमें जो है रोमन रोड जो भी बना करते थे वो सीधा स्ट्रेट रहते थे, इसमें ग्रेडियंट नहीं रहता था। और ये जो है सॉफ्ट सॉइल वाज रिमूव्ड, सॉफ्ट सॉइल को रिमूव करके और हार्ड स्ट्रेटम में जो है इस तरह का रोड बना करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों थिकनेस, इसका जो थिकनेस है वो टोटल थिकनेस जो है रोड का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक जो है आपका इसका जो थिकनेस है वो रहता था। साथ ही साथ जो है इसमें वियरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक सेट इन लाइम मोटार के साथ जो है हम लोग वियरिंग कोर्स कंडक्टेड ऑफ ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक सेट इन लाइम मोटार। और जो स्टोन ब्लॉक हम लोग यूज करते थे दोस्तों आपका रोमन रोड से संबंधित वो जो है 10 से 15 सेंटीमीटर थिक रहता था। नो ग्रेडियंट या किसी भी तरह का इसमें क्रॉस स्लोप यूज नहीं किया गया था। ओवरऑल अगर हम लोग रोड का कैरेज वे का विड्थ देखें तो 2.2 से लेके 2.5 मीटर जो है रहता था। साथ ही साथ जो है हम लोग जो टॉप लेयर है उसमें जो लार्ज स्टोन स्लैब का यूज करते थे जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर थिक रहता था। और अगर बेस का बात करें तो उसमें भी हम लोग जो है 10 से 20 सेंटीमीटर थिक सबग्रेड जो लेयर है उसका थिकनेस रहता था। और सबग्रेड के जस्ट ऊपर नीचे से अगर हम लोग देखें तो लार्ज फाउंडेशन स्टोन लाइम स्टोन मोटार के साथ हम लोग जो है यूज करते थे। इसमें जो है डिटेल के अनुसार है टोटल जो हाइट है या थिकनेस है 0.75 से लेके 0.15 मीटर जो कि दिया हुआ है दोस्तों। और जो बीच का जो सरफेस है उसमें जो है हम लोग कर्व स्टोन लाइम कंक्रीट जो है और ब्रोकन स्टोन जो है आपका इरेगुलर शेप का बीच में जो है छोटा साइज का हम लोग यूज करते थे। तो इस तरह से रोमन रोड जो है जनरली जो है आपका रोमन सिविलाइजेशन जब बना उसी के हिस्ट्री से जो है ये आया है।
यातायात की सुविधा जो है वहाँ से स्टार्ट हुई। दूसरा है ट्रेसगस्ट कंस्ट्रक्शन जो है, इसका मेन खासियत क्या है? ट्रेसगस्ट कंस्ट्रक्शन जो है आपका 1716 से लेकर 1796 के बीच जो है ये कंस्ट्रक्शन हुआ। ट्रेसेगस्ट जो है फ्रांस के जो है आपका सर्वेयर थे, और जो ट्रेसेगस्ट में जो थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली इन द ऑर्डर ऑफ 30 सेंटीमीटर जो है, हम लोग जो मैक्सिमम थिकनेस जो है सरफेस रोड संबंधी वो मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर का हम लोग जो है थिकनेस कंसीडर करते थे। और इसमें जो है क्या क्या चीज़ जो है ड्यू कंसीडरेशन जो आपका रोमन रोड में नहीं थे वो आपका दिया गया इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सबग्रेड मॉइस्चर कंडीशन एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर का जो है इसमें ध्यान रखा गया था। इसका जो आपका वन साइड में जो है साइड ड्रेन दिया गया इस रोड में। साथ ही साथ जो शोल्डर स्लोप है 1:20 रखा गया। जो टॉप विड्थ है वो 2.7 मीटर जो है ये रखा गया था। और वियरिंग जो सरफेस है उसका थिकनेस जो है 5 सेंटीमीटर थिक जो है रखा गया था। और जो स्लोपिंग वियरिंग सरफेस दिया गया था, यानी इसमें जो है इंक्लाइंड वियरिंग जो है सरफेस दिया गया था। ओनली जो है टॉप लेयर क्रॉस सेक्शन जो है इसमें हम लोग प्रोवाइड किए थे, जिसमें जो है आपका बियरिंग कोर्स से रिलेटेड जो है ये थिकनेस दिया गया था। क्रॉस स्लोप जो है जो फर्स्ट जो है आपका ट्रेसेगस्ट कंस्ट्रक्शन में ही जो है क्रॉस स्लोप सबसे पहले प्रोवाइड किया गया जो है कंस्ट्रक्शन में। और जो इसका केम्बर का क्रॉस सेक्शन था वो 1:45 में था दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और जो लार्ज स्टोन जो है वो बेस में जो है 17 सेंटीमीटर थिक, और ब्रोकन स्टोन जो है 8 सेंटीमीटर थिक वो जो है बीच में इस्तेमाल किया गया था इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम लोग मेट किल्फ कंस्ट्रक्शन का बात करें तो मेट किल्फ कंस्ट्रक्शन जो है वो 1717 से 1810 ईस्वी के बीच चला। मेट किल्फ जो है यूके इंग्लैंड के सर्वेयर या इंजीनियर थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कंस्ट्रक्शन ऑफ 290 किलोमीटर रोड इन नॉर्थर्न इंग्लैंड। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसके बारे में। साथ ही साथ जो है अब हम लोग जो है मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो 2 सर्वेयर थे उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। टेल्फर और जो है मैकेडम, जो कि मॉडर्न रोड संबंधी जो है उनका डेवलपमेंट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसमें हम लोग चलते हैं। तो इसका जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इससे संबंधित जो टेल्फर हैं उनका जो कार्यकाल था वो 1757 से लेकर 1834, और ब्रिटिश के ये जो है सर्वेयर थे। और करीब जो है 1803 ईस्वी के करीब जो है इन्होंने रोड का कंस्ट्रक्शन किया। और इस समय में जो है इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ये क्रॉस स्लोप जो है प्रत्येक लेयर में ये प्रोवाइड किए थे। इससे पहले जो मेटकिल्फ कंस्ट्रक्शन और ट्रेसेगस्ट कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े थे दोस्तों, उसमें जो है केवल सरफेस में इंक्लाइंड स्लोप या क्रॉस स्लोप दिया गया था, जबकि जो है आपका टेल्फर जो है हर एक लेयर में जो है क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए थे। और इनका जो क्रॉस स्लोप है 1:45 में जो है ये क्रॉस स्लोप जो है दिए थे इसमें। और इनका खासियत ये था कि इनका जो है टोटल थिकनेस ऑफ रोड लगभग 28.9 यानी 29 सेंटीमीटर के करीब था। और जो सबग्रेड का विड्थ था वो 9 मीटर था दोस्तों। साथ ही साथ जो है बाइंडिंग लेयर ऑफ वियरिंग कोर्स जो है इसमें 4 सेंटीमीटर थिक
जो है प्रोवाइड किया गया था। जो वियरिंग यानी टॉप कोर्स है उसका थिकनेस जो है 40 बोल सकते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया गया। थिकनेस ऑफ द आपका जो है फाउंडेशन स्टोन जो है वो 17 सेंटीमीटर जो है एज में टू आपका 22 सेंटीमीटर जो है आपका एपेक्स में यानी बीच में प्रोवाइड किया गया था। इस तरह से इसका थिकनेस जो है वेरी किया था। खासकर जो फाउंडेशन लेवल जो है, जो बेस लेवल है उसमें जस्ट सबग्रेड के ऊपर का जो स्टोन है उसमें जो है बड़ा स्टोन दिया गया, और उसके ऊपर जस्ट छोटा, उसके ऊपर और छोटा, और सबसे ऊपर जो है छोटे साइज़ का। तो अगर हम लोग देखें साइज़ के अनुसार तो आपका ऊपर से अगर चले तो 40 ग्रेवल वियरिंग कोर्स में जो है प्रोवाइड किया गया, 50 ब्रोकन स्टोन उसके नीचे, और 100 ब्रोकन स्टोन उसके नीचे, और 180 सिंगल साइज स्टोन फाउंडेशन वर्क के लिए जो है इसमें यूज किया गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों मैकेडम कंस्ट्रक्शन। तो सर्वेयर जनरल ऑफ रोड इन इंग्लैंड ये थे, और ये इनका जो कार्यकाल है वो जो है लगभग टेल्फर के समकालीन यानी सिमिलर रहा है, जिसमें 1756 से लेकर 1836 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और ये जो क्रॉस स्लोप जो प्रोवाइड किए थे वो 1/36 इसका क्रॉस स्लोप था, जो कि इनके द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया था मैकेडम के जॉन मैकेडम के द्वारा। और इसमें जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि हेवी फाउंडेशन स्टोन आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू बी प्लेस एट द बॉटम लेयर, यानी बॉटम लेयर में हमको ज़रूरी नहीं है कि हमको हेवी बड़ा साइज का जो है आपका बोल्डर देना है या स्टोन देना है। ठीक है, वो इनके द्वारा बताया गया था। साथ ही साथ जो है ये जो आपका जो स्टोन यूज किए रोड में वो सब जो है करीब जो है सेम साइज का यूज किए। सरफेस कोर्स में वो जो है 20 और 50 20 बोल्डर और ग्रेवल और 50 थिकनेस जो है यूज किए सरफेस कोर्स का। साथ ही साथ इनके रोड का विड्थ जो है 4.5 मीटर करीब था, जो सबग्रेड जो कैरेज वे का विड्थ है। कॉम्पैक्टेड सबग्रेड जो है ये प्रत्येक लेयर में 1/36 का जो है दिए। अगर हम लोग बेस में बात करें तो 50 ब्रोकन स्टोन और 100 थिकनेस, और जो मिडिल लेयर है उसमें जो है 37.5 ब्रोकन स्टोन एंड आपका जो है 100 थिकनेस जो है वो प्रोवाइड की है रोड संबंधी। तो ये जो है मुख्य इनका बातें था। खासकर जो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, अब रोड कंस्ट्रक्शन के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित अगर देखें तो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट संबंधी जो हम लोग आज यातायात संबंधी जो काम करते हैं उसमें एक तो रोडवे यानी हाईवे आ जाता है दोस्तों, दूसरा जो है रेलवे आ जाता है। हाईवे जो है डोर टू डोर आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, और ये मोस्ट अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के मोड ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें। और अगर रेलवे के बात करें तो मोस्ट सुटेबल जो है ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। एयरवेज जो हम लोग बात करें हवाई जहाज़ से संबंधित जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका बात करें तो मोस्ट कंफर्टेबल और मोस्ट एक्सपेंसिव और फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दोस्तों। वाटरवे का बात करें तो स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूनिट वेट टू अ यूनिट डिस्टेंस अगर देखें तो वाटरवे में जो है माल ढुलाई का जो है सबसे कम खर्च लगता है। इसीलिए जहाज़ों के द्वारा जो है आप लोग जान रहे हैं कि विदेशों से सामान जो है अलग अलग तेल निर्यात या इंपोर्ट अलग अलग चीज़ों का किया जाता है। अब हम लोग जो है हाईवे डेवलपमेंट की ओर देखें दोस्तों तो इम्पोर्टेंट है कि जायकार कमेटी का जो है गठन पहले किया गया था, जायकार कमेटी। तो इस कमेटी के द्वारा जो है अलग अलग जो है चीज़ों को जो है जोड़ा गया रोड डेवलपमेंट के लिए। इसी के अंतर्गत जो है आपका जो 3 रोड प्लान है 20 ईयर का, जिसमें नागपुर रोड प्लान, मुंबई रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान जो है इसको जोड़ा गया। तो इस संबंध में जो है हम लोग एक शॉर्ट
पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नागपुर प्लान, बम्बई प्लान, लखनऊ प्लान के बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले जयकार कमेटी का जो गठन हुआ था दोस्तों, इसमें जो है नेशनल इंटरेस्ट को और जो नेशनल डेवलपमेंट है विथ ट्रांसपोर्टेशन, इसको देखते हुए जो है कुछ टैक्स लगाए गए, फ्यूल संबंधी जो है टैक्स लगाए गए, फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो है गठन किया गया, जिसमें सेंट्रल रोड फंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइन के लिए आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस का गठन किया गया, जो कि 1934 में आया। इसके बाद जो है आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी जो है गठन जयकार कमेटी की चर्चा और अनुशंसा के बाद जो है जो आउटकम निकल के आया उसमें किया गया। और 20 ईयर प्लान जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जो है आपका गठन उसका जो है प्लान किया गया ताकि रोड डेवलपमेंट जो है किया जा सके। तो जयकार कमेटी जो है ये इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जयकार कमेटी जो है 1927 को 1927 को आया, और इसका रिपोर्ट जो है वो 1928 को आया, रिपोर्ट ऑफ जयकार कमेटी। साथ ही साथ जो है सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड संबंधी जो ऑर्गेनाइजेशन है 1 मार्च 1929 को इसकी स्थापना हुई। आईआरसी का जो गठन है इंडियन रोड कांग्रेस जो है ये रोड डेवलपमेंट के लिए ये जो है इनका गठन जो है 1934 का हुआ। सीआरआरआई जो है इनका गठन मुख्य रूप से सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में हुआ। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आया, और रिवाइज्ड मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया। हाईवे रिसर्च बोर्ड जो है 1973 में आया। नेशनल हाईवे एक्ट जो है 1956 में आया। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है ये 1978 में आया। सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1930 में आया। इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है 1927 में आया। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड बीआरओ संबंधी स्थापना जो है 1960 में हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, जो आपको जो है बेसिक बुक में भी मिल जाएगी, जिनको आपको याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन इससे भी जो है आपका पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है अब दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम लोग रोड प्लान को देख लें। तो सबसे पहले जो है नागपुर रोड प्लान जो है आपका जो है आया। तो ये जो है चीफ इंजीनियरों के द्वारा जो है रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसका डेवलपमेंट फ्यूचर को देखते हुए कैसे की जा सके, उसका जो है कमेटी का एक मीटिंग जो है नागपुर में हुआ। तो इसी को जो है नागपुर, और वहीं से जो है 20 ईयर का प्लानिंग का जो है आपका बेसमेंट तैयार किया गया, इसीलिए इसको जो है नागपुर प्लान जो है नाम दिया गया है दोस्तों। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है सबसे पहले नागपुर प्लान से स्टार्ट करते हैं। तो नागपुर प्लान जो है वो 1943 से लेके 1963 तक, बम्बई प्लान जो है 1961 से 81 तक, और लखनऊ प्लान 1981 से 2001 तक जो है चला। ये जो नागपुर प्लान था दोस्तों, ये 2 साल पहले ही इसका टारगेट को पूरा कर लिया गया। ये इसीलिए 1961 को 1961 को जो है ये इसका जो है पूरा जो प्लान का पीरियड है वो ख़त्म हुआ। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है नागपुर प्लान में सबसे पहले जो टारगेट रखा गया था रोड डेंसिटी का वो बनाने का, वो आपका जो है 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में ये टारगेट रखा गया था। जबकि यही बॉम्बे प्लान अगर हम लोग देखें तो ये 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का टारगेट रखा गया था। इसके बाद जो है लखनऊ प्लान देखें तो 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का टारगेट रखा गया था। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट है कि अगर नागपुर प्लान देखें, स्टार और ग्रिड पैटर्न जो है, जो रोड कंस्ट्रक्शन अलग अलग जो टाउन एरिया है उसमें किया जाता है, तो उससे संबंधित जो है ये स्टार और ग्रिड पैटर्न जो है आपका जो है किसी भी टाउन प्लानिंग के अंतर्गत जो है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो है आपका प्लान आया। इसमें साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बॉम्बे प्लान देखें तो सबसे पहले एक्सप्रेसवे 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का जो है टारगेट इसी में रखा गया था।
तीसरा अब हम लोग चलें कि लखनऊ प्लान, तो लखनऊ प्लान में जो है रेक्टेंगल और ब्लॉक पैटर्न जो है आया। जो टोटल रोड लेंथ जो कंस्ट्रक्शन का टारगेट था वो करीब नागपुर रोड प्लान में 2 लाख किलोमीटर प्लस टारगेट ये रखा गया था। साथ ही साथ अगर हम लोग बॉम्बे प्लान में देखें तो 10 लाख किलोमीटर प्लस का टारगेट रखा गया था। और लखनऊ रोड प्लान देखें तो इसमें जो है आपका 27 लाख किलोमीटर या उससे ज़्यादा का जो है टारगेट रखा गया था। और इसी से निकल के हम लोग का आता है कि आपका जो है चंडीगढ़ जो है वो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न जो रोड का कंस्ट्रक्शन टाउन एरिया में किया जाना है, रोड का कंस्ट्रक्शन, तो उससे रिलेटेड जो है ये टाउन प्लानिंग किया गया है। दूसरा जो है अगर हम लोग दिल्ली का बात करें तो कैनॉट प्लेस में जो है रेडियल और सर्कुलर पैटर्न से संबंधित जो है आपका कंस्ट्रक्शन रोड का किया गया है कैनॉट प्लेस में। तीसरा जो है नागपुर रोड प्लान जो है वो जनरली इसमें जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि स्टार और ग्रिड पैटर्न जो है इसमें आया है। तो अलग अलग पैटर्न से संबंधित भी एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर हम लोग लखनऊ रोड प्लान की बात करें दोस्तों, तो लखनऊ रोड प्लान जो आखिरी जो रोड प्लान था 20 ईयर का, उसमें जो है आपका ये फार्मूला दिया गया कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन किलोमीटर निकालना है तो स्टेट का एरिया बटे जो है 50 करेंगे। अगर हम लोग जो है लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे निकालना है तो स्टेट का एरिया बटे 25 करेंगे। और प्लस में जो है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड निकालना है तो एरिया बटे 12.5 करेंगे। अगर टोटल हम लोग को रोड लेंथ निकालना है तो इस केस में 4.74 इंटू V गुना T हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो है फार्मूला कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप लोग को याद रखना होगा दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला सारे। साथ ही साथ इसके अलावा भी मैं जो है कुछ चीज़ें चर्चा कर देता हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रोड प्लान के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग नागपुर रोड प्लान की बात करें तो सबसे पहले जो है नागपुर रोड प्लान में जो आपका रोड है उसको जो है 5 भागों में बांटा गया। नेशनल हाईवे, दूसरा जो है आपका स्टेट हाईवे, तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, चौथा जिसमें जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और पांचवा जो है आपका पांचवा जो है आपका जो है विलेज रोड में जो है इसको डिवाइड किया गया अलग अलग। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को इसमें जो है आपका टोटल 5 कैटेगरी में जो है बांटा गया। विलेज रोड को जो है इसमें ही निर्धारित किया गया कि लगभग जो है 2.45 मीटर जो है इसका विड्थ रहेगा। इसको जो है इसी रोड प्लान में डिसाइड किया गया था। साथ ही साथ जो अगर हम लोग दोस्तों देखें कि इसमें जो टारगेट रखा गया था पहला रोड नागपुर रोड प्लान का, इसमें जो है इंक्लूडिंग टारगेट था हाईवे प्लस रेलवे ट्रैक, ये दोनों को जोड़ के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित टारगेट रखे गए थे। जो 2 लाख किलोमीटर पर 2 लाख किलोमीटर पूरे देश में रेल का आपका ट्रांसपोर्टेशन लेंथ का, जिसमें रेल इसमें हाईवे और रेलवे दोनों लेंथ शामिल थे, ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें बात करें कि इससे संबंधित जो है अलग अलग फार्मूला दिए गए हैं रोड से संबंधित। जैसे नागपुर रोड प्लान का अभी मैंने जो है बताया, स्टेट एरिया बटे 50। अगर नेशनल हाईवे का लेंथ निकालना है, स्टेट हाईवे का लेंथ निकालना है तो स्टेट का हाईवे स्टेट का एरिया बटे 25 और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में जो है इस तरह से एरिया बटे 12.5, ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका जो डेवलपमेंट अलाउंस जो है वो 15% रखा गया था दोस्तों। किसके लिए? तो नेशनल हाईवे मतलब आपका नागपुर रोड प्लान के केस में जो है डेवलपमेंट ये जो है 15% डेवलपमेंट अलाउंस रखा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं बॉम्बे रोड प्लान। तो बॉम्बे रोड प्लान इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो है इसको प्लान किया गया था। इसमें डेवलपमेंट अलाउंस जो है मात्र आपका जो है 5% रखा गया था। साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बात करें आपका
इससे रिलेटेड कि इसमें जो है 1600 किलोमीटर जो है एक्सप्रेसवे पहली बार जो बनने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था उसके मुताबिक जो है, जैसे लक्ष्य इसका टारगेट जो है आपका 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था, और अचीवमेंट जो है इसका ज़्यादा रहा, यानी 46 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है अचीवमेंट रहा था दोस्तों टारगेट के मुताबिक। इसमें जो है जो टारगेट रखा गया था 32 किलोमीटर पर आवर, इसमें केवल हाईवे का टारगेट था, इसमें रेलवे इंक्लूड नहीं था। जबकि जो नागपुर रोड प्लान है इसमें रेलवे और हाईवे दोनों के ट्रैक का टारगेट जो है बना के उसको रखा गया था। ये जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो रोड को है वो 3 भाग में क्लासीफाई किया गया था दोस्तों। एक है डेवलप्ड रोड, डेवलप्ड एरिया में बनने वाला रोड, दूसरा जो है सेमी डेवलप्ड एरिया में बनने वाला रोड, तीसरा जो है अनडेवलप्ड एरिया में बनने वाला रोड। तो इसी के साथ जो है डेवलप्ड एरिया को जो है नेशनल और स्टेट हाईवे कंपैरिजन किया गया था। सेमी डेवलप्ड एरिया में जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और अनडेवलप्ड एरिया में जो है आपका विलेज रोड को कंसीडर किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो है लखनऊ अगर रोड प्लान का बात करें तो रोड को जो है 3 भाग में क्लासीफाई किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी में जो है आपका नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे को रखा गया था। ठीक है, साथ ही साथ जो है सेकेंडरी में जो है आपका स्टेट और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, टर्टियरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को दोस्तों इसमें रखा गया था। और इसमें जो ये एक्सप्रेस वे का टारगेट जो था दोस्तों, ये आपको बता दें कि पहला केस में 1600 किलोमीटर, दूसरा केस में जो है 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का भी जो है टारगेट रखा गया था। साथ ही साथ जो आपका लखनऊ रोड प्लान था वो स्क्वायर ग्रिड पैटर्न, जो कि 100 गुना 100 किलोमीटर जो स्क्वायर एरिया है उसके ग्रिड के आधार पे उसको जो है प्लान करके जो है रोड कंस्ट्रक्शन का जो है प्लानिंग किया गया था। जो लखनऊ रोड प्लान है उसी में सबसे पहले जो है एनर्जी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑफ रोड एंड रोड सेफ्टी मेजर्स से संबंधित जो पॉइंट है उसको जो है एडिशनली प्लानिंग के समय जो है ध्यान दिया गया था दोस्तों। तो ये आवश्यक है, ये सारा फार्मूला से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसमें रोड ज्योमेट्री में हम लोग चलते हैं, जिसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग जो है देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो इसके मुताबिक जो है इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है किस तरह से अलग अलग जो फार्मूला है उसको याद करें, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो है हम लोग इस फार्मूला को याद करके हैंड रिटन के रूप में जो है लिख सकें। तो रोड में जो है ये आपका जो अगर हम लोग साइड डिस्टेंस का बात करें दोस्तों, तो अलग अलग तरह के जो है साइड डिस्टेंस होते हैं, जिसमें जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से संबंधित जो फार्मूला है वो VT इंटू वी स्क्वायर 2GF प्लस माइनस 0.01N। यहाँ अगर स्लोपिंग है, ग्रेडियंट है, तो इस केस में अगर डाउनवर्ड अपवर्ड ग्रेडियंट है तो प्लस लेंगे और डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो माइनस लेंगे। और साथ ही साथ जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। लेग डिस्टेंस इक्वल टू अगर हम लोग आपका जो है लेग डिस्टेंस अगर हम लोग जो है किलोमीटर पर आवर में देखें तो 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर बटे 254 इंटू F प्लस माइनस 0.01N। F इक्वल टू फ्रिक्शन, जो कि जनरली हम लोग रोड के लिए 0.15 लेते हैं लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन, और N इक्वल टू जो है नंबर ऑफ स्लोप 1 in N, जो N जो वैल्यू है वो उसी तरह से हम लोग लेंगे। ठीक है, इसका एक और फार्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर VT यानी मीटर पर सेकेंड में अगर देखें तो VT इंटू वी स्क्वायर बटे 2GF, इस तरह से अगर हम लोग का ग्रेडियंट नहीं है तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस का अगर बात करें दोस्तों, तो इसका फार्मूला जो है VBT प्लस VB इंटू T प्लस 2S प्लस VT हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें VB VT क्या है, तो इसको हम लोग आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, ये जो फॉर्मूला है ये आपका टू वे ट्रैफिक के केस में ये टू वे ट्रैफिक के केस में जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का दोस्तों फॉर्मूला है। यहाँ भी जो है आपका जो जो गाड़ी ओवरटेक करने वाला है उसका वेलोसिटी है, और साथ ही साथ जो है जो लास्ट में जो है वीटी है जिसको ओवरटेक किया जाना है उसका गाड़ी का वेलोसिटी है। साथ साथ में जो है यहाँ टी है कि यहाँ टी जो है आपका टाइम है, टाइम से रिलेटेड यहाँ पे जो है रिएक्शन टाइम से रिलेटेड जो है टी है। साथ ही साथ जो है यहाँ जो कैपिटल टी है दोस्तों वो जो है टाइम टेकन इन ओवरटेकिंग ऑपरेशन इसको बताया गया है। और यहाँ पे जो है एस जो है वो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल, यानी दो व्हीकल के बीच का मिनिमम स्पेसिंग डिस्टेंस को यहाँ बताया गया है जो ओवरटेक करेंगे उस समय में। तो अगर हम लोग रिएक्शन टाइम देखें तो लगभग हम लोग जो है ये 2.5 सेकेंड लेते हैं आपका ओवरटेकिंग के केस में या आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो है इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें तो अगर किलोमीटर पर आवर में लिखना रहा है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसको 0.278 वी बी टी प्लस 0.278 वी बी टी प्लस 2s प्लस जो है 0.278 वी टी। इस तरह से हम लोग जो है इस संबंध में दोस्तों लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस तरह से अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे जो है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू पहला D1 का डिस्टेंस, D2 का डिस्टेंस और D3 का डिस्टेंस, ये तीनों का डिस्टेंस जो है उसका समेसन होता है। और D2 जो है वो 2s प्लस बी हो जाएगा दोस्तों। D2 इक्वल टू जो है 2s प्लस बी हो जाएगा। D2 का जो डिस्टेंस है यानी ओवरटेक करने के समय में जितना दूरी जो है तय किया गया ओवरटेक करने वाले जो व्हीकल का, वो टोटल जो है डिस्टेंस को हम लोग जो है दोस्तों D2 कहेंगे। और D2 जो है वो 2s प्लस बी के बराबर होता है। अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो वो जो है 3 टाइम्स ऑफ D हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला जो है हम लोग को याद रखना है। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से संबंधित जो है जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ टी इक्वल टू जो है आपका टाइम टेकन इन आपका ओवरटेकिंग ऑपरेशन, जिसका फार्मूला जो है √4s/a होता है दोस्तों। साथ ही साथ जो है वी अगर देखें जो ओवरटेकिंग व्हीकल है, ओवरटेकिंग करने वाला व्हीकल है, उसका भी इक्वल टू अगर मीटर सेकेंड में देखें तो v माइनस 4.5 करेंगे। साथ ही साथ जो है इसको ध्यान में रखना है कि v²/GR जो है का वैल्यू हमेशा लेस देन या इक्वल टू फ्रिक्शन के बराबर होगा, इस तरह से। और अगर किलोमीटर पर आवर देखें तो इस केस में जो है आपका v-16 किलोमीटर पर आवर से रिलेटेड हो जाएगा। ये जो s का वैल्यू है दोस्तों, जो कि मैंने पहले बताया था मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल, तो s इक्वल टू इसका दो कंडीशन है। एक है आपका 0.7 VB प्लस 6 और 0.2 VB प्लस 6। तो दोनों का केस है, पहला जो है किलोमीटर पर आवर, दूसरा मीटर पर सेकेंड में ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एक फार्मूला है आपका T इक्वल टू √14.4s/a। ये भी फार्मूला है, इसको आपको जो है दोस्तों याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग जो है अगला स्लाइड में चलते हैं, जिसमें हम लोग सुपर एलिवेशन से संबंधित जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सुपर एलिवेशन का फार्मूला के लिए, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, E प्लस एफ के टर्म में जो है अगर देखें सुपर एलिवेशन तो P जो वर्टिकल वेट के कारण लगने वाला फोर्स है प्लस आपका जो है W, इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों v²/GR। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग सुपर एलिवेशन देखें, यहाँ P जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसको हम लोग mv²/r कह सकते हैं। जब हम लोग जो है हॉरिजेंटल कर्व में जब जो है
गाड़ी जो है मूव करता है, तो इस केस में जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और उसी को जो है P लिखा गया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी mv²/r बाय वेट ऑफ द व्हीकल यानी W से इसको डिनोट किया गया है, कि जो है सुपर एलिवेशन के केस में इज इक्वल टू, इसको हम लोग जो है v²/gr लिख सकते हैं। यहाँ v² इक्वल टू व्हीकल का जो है स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, g इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और r इक्वल टू रेडियस ऑफ द कर्व है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के केस में देखें तो दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं v²/127r, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में। ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो है इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है नो स्लाइडिंग और नो ओवरटेकिंग का केस जो है कब होता है दोस्तों, इसको जानना ज़रूरी है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है P सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बटे वेट ऑफ द व्हीकल का जो रेशियो है, अगर लेस देन या इक्वल टू B विड्थ ऑफ द आपका जो है व्हीकल बटे आपका हाइट ऑफ द व्हीकल B/2h से जो है कम या बराबर हो, और साथ ही साथ जो है P/W का जो है आपका रेशियो है वो फ्रिक्शनल जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स रोड का है उसके इक्वल या लेस देन हो, तो इस केस में जो है हम लोग का जो है नो स्लाइडिंग और नो ओवरटेकिंग होगा। अगर जो है P/W का वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन हो जाता है B/2h से, तब फिर जो है आपका स्लाइडिंग का केस आएगा, और P/W का अगर केस जो है ग्रेटर देन हो जाता है फ्रिक्शन से, तो इस केस में ओवर टर्निंग का जो है कंडीशन आएगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसको हम लोग को याद रखना है। साथ ही साथ हम लोग अगर देखें इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल टू दोस्तों 2 इंटू आपका जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो 3 साइड डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से ज़्यादा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है दोस्तों। तो साथ ही साथ अगर हम लोग देखें नोट में द पार्किंग लाइन शुड हैव अ मिनिमम 3 मीटर विड्थ होना चाहिए इन द केस ऑफ पैरेलल पार्किंग के केस में IRC के नियम के अनुसार, और मिनिमम विड्थ ऑफ साइकिल ट्रैक जो है वो 2 मीटर होना चाहिए। राइट ऑफ वे लैंड विड्थ इज द विड्थ ऑफ लैंड रिक्वायर्ड द रोड अलोंग द अलाइनमेंट। ठीक है, राइट ऑफ वे जब रोड बनता है उस समय हम लोग कितना फ्यूचर डेवलपमेंट को देखते हुए भी कि रोड अगर सिंगल लेन है तो 2 लेन 3 लेन भी हो सकता है, तो हम लोग एडिशनली जो है रोड का विड्थ जो है ले लिया जाता है, उसी को हम लोग राइट ऑफ वे बोलते हैं। सेंटर से लेके आपका दोनों तरफ का जो विड्थ है रोड का, वो टोटल कवर्ड एरिया जो है राइट ऑफ वे विड्थ कहलाएगा दोस्तों। अगर हम लोग इसमें देखें तो एक होता है स्कीड और दूसरा होता है स्लिप दोस्तों। तो स्लिप का केस कब बनता है दोस्तों कि हम लोग का जो है फ्रिक्शन कम रहा रोड में, और एक बेग ब्रेक मार दिया गया और पहिया नहीं घूम रहा है, और उसके बावजूद भी जो है कुछ डिस्टेंस तक जो है ब्रेक मारने के बाद जो है स्लिप हो गया, तो इसको जो है हम लोग स्लिपिंग कंडीशन बोलेंगे। यानी इस कंडीशन में जो है जो आपका रेडियल डिस्टेंस जो पहिया के द्वारा घूमने वाला डिस्टेंस हुआ उस वो इस केस में जो है आपका स्लिप के केस में जो है रेडियल डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस का। साथ ही साथ हम लोग जो है स्लाइड का केस करेंगे, स्कीड का केस करेंगे, तो स्कीड के केस में दोस्तों आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आपका हो जाएगा रेडियस। स्लिप के केस में दोस्तों क्या है कि चक्का घूम रहा है और जो है दूर गाड़ी नहीं जा रहा है, तो इसी कारण से जो है हम लोग इस केस में जो है जो आपका सर्कुलर डिस्टेंस है, पहिया का डिस्टेंस है, वो ग्रेटर देन हो गया हॉरिजेंटल का। और स्कीड के केस में जो है दोस्तों ये पहिया नहीं घूम रहा है और गाड़ी जो है लेस फ्रिक्शन के कारण जो है आगे जो है बढ़ गया, तो इस केस में जो है आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन हो जाता है आपका सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस। तो इसको हम लोग को दोस्तों याद रखना है, ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क्ड 90 डिग्री जो है एंगल पार्किंग हाईवे इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर।
तो ये दोस्तों जो है अगर हम लोग देखें साइड डिस्टेंस, तो साइड डिस्टेंस के अनुसार जो है द डिस्टेंस फ्रॉम विच एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड लेंथ कुड बी विजिबल टू द ड्राइवर फ्रॉम सम डिस्टेंस अहेड इज कॉल्ड अ साइड डिस्टेंस। मतलब साइड डिस्टेंस दोस्तों की मिनिमम सेफ डिस्टेंस जिसमें जो है दो व्हीकल जो है बिना टकराए सेफली जो है आपका आ जा सके किसी रोड में, तो उसको जो है हम लोग साइड डिस्टेंस कहेंगे। अगर साइड डिस्टेंस देखा जाए दोस्तों, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कई बार, ठीक है, एनएचपीसी के एग्ज़ाम में हाल ही में जो है पिछला साल पूछा गया था और भी एग्ज़ाम में। तो साइड डिस्टेंस जो है 5 तरह का साइड डिस्टेंस मेनली होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये होता है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये जो है जनरली 3 से 4 गुना जो है स्टॉपिंग साइड का होता है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये होता है दोस्तों। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जनरली जो है आपका वर्टिकल कर्व में जो है ये देखने को मिलता है हम लोग को। साथ ही साथ जो है सेफ इंटरेक्शन साइड डिस्टेंस भी जो है एक होता है, तो इसको हम लोग को याद रखना है दोस्तों। अगर हम लोग सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग को जो है डिज़ाइन स्पीड जो है उसका 0.75 यानी 75% हम लोग लेते हैं। तो इस केस में जो है मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन का केस बोलते हैं। तो इस केस में जो है आपका अगर हम लोग देखें तो v²/227R का केस बनता है फॉर्मूला। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिक्स्ड ट्रैफिक डिज़ाइन में क्या होगा, और जो है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का केस क्या होगा। इसमें v²/127R इक्विलिब्रियम के केस में, और मिक्स डिज़ाइन के केस में v²/225R दोस्तों, इसको याद रखना है। साथ ही साथ v²/GR ये भी जो है आपको फार्मूला, ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगर मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व का बात करें दोस्तों, तो इसमें v²/127E+F होता है। यहाँ E इक्वल टू जो है सुपर एलिवेशन, F इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। जनरली हम लोग जो है आपका रोड के केस में 0.15 लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि नेशनल और स्टेट हाईवे का, तो मिनिमम रोलिंग रेडियस जो है हम लोग 300 मीटर लेके चलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग रोड कंक्रीट रोड का बात करें तो इसमें जो है स्ट्रेट लाइन कैम्बर का हम लोग यूज करते हैं। और स्ट्रेट लाइन जो कैम्बर होता है दोस्तों, ये जनरली जो है इसका शॉर्ट फार्मूला जो है हमको याद रखना है ताकि आसानी से हम लोग बना सके। जैसे एपेक्स डिस्टेंस यानी सेंटर से लेके एपेक्स तक का जो डिस्टेंस है उसको y से डिनोट कर रहे हैं इस फिगर के माध्यम से हम लोग। और ये जो है क्रॉस सेक्शन के माध्यम से जो है रोड का क्रॉस सेक्शन के माध्यम से, किस केस में, कंक्रीट रोड के केस में जिसका जो है साइड जो है वो स्ट्रेट हो। तो इस केस में जो है अगर बात करें तो विड्थ/2n होता है दोस्तों। n इक्वल टू यहाँ 1/n स्लोप से रिलेटेड है, आपका कैम्बर से रिलेटेड है दोस्तों, कि क्रॉस सेक्शनल कैम्बर से रिलेटेड है। तो 1/n यहाँ n का वैल्यू जो है हमको चूज़ करना है। और विड्थ जो है अगर हम लोग सेंटर से बात करें तो W/2 यानी टोटल विड्थ जो है W रोड का विड्थ बटे 2/n अगर कर देंगे तो हमको एपेक्स का डिस्टेंस जो है सेंटर से कितना उठा हुआ है, कर्व का डिस्टेंस जो है हाइट मिल जाएगा। तो पाराबोलिक कैम्बर के केस में अगर देखें तो पाराबोलिक कैम्बर के केस में इस तरह से रहेगा दोस्तों। और इसमें x इक्वल टू यहाँ x इक्वल टू एपेक्स से लेके जो कॉर्नर है साइड तक का जो है कर्व डिस्टेंस को x बोलेंगे। और पाराबोलिक केस है इसलिए इसमें x² का यूज हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो ये फार्मूला जो है हमको याद रखना होगा। जनरली जो है ये फार्मूला पूछे जाते हैं एग्जाम में स्ट्रेट लाइन कैम्बर का, तो इससे संबंधित जो है एक न्यूमेरिकल आपका जो है फिक्स हो जाएगा दोस्तों। अगला हम लोग चलते हैं आपका जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट से संबंधित जो फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग देखें दोस्तों तो एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट जो है जनरली रोड में हम लोग को दिया जाता है। कहाँ पे ये आवश्यक है, जहाँ पे जो है आपका जनरली जो है जो रोड का विड्थ है वो कर्व एरिया में, हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में क्या है कि वहाँ पे अगर विड्थ लिमिटेड है तो इस केस में जो है हम लोग को एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ जो रेडियस है, रेडियस का यहाँ केस है दोस्तों कि रेडियस
इसको जो है ध्यान में रखा जाता है कि एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ वाइडनिंग का जो है, अगर 300 मीटर से दोस्तों ज़्यादा दूरी तय 300 मीटर से जो है ज़्यादा रेडियस हो, तब हम लोग जो है विड्थ ऑफ वाइडनिंग यहाँ पे जो है नहीं प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। किस केस में? आपका सिंगल और आपका टू लेन दोनों केस में दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है विड्थ ऑफ वाइडनिंग हम लोग जो है क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ वाइडनिंग का बात करें तो दो तरह का जो है आपका एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ वाइडनिंग होता है। पहला है आपका मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जिसको हम लोग जो है WM से डिनोट करते हैं, और दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ वाइडनिंग, जिसको हम लोग जो है PS से डिनोट करेंगे। तो इसमें जो है जो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो जनरली हम लोग सिंगल लेन के केस में जो है हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो है अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है आपका जो फॉर्मूला होगा तो इस तरह से आपका मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला N/L²/2R हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऑफ टेकिंग का जो केस है दोस्तों, यहाँ पे ऑफ टेकिंग का केस है जब कर्व में हम लोग दो व्हीकल चलता है और उस कर्व में जो है क्या है, आगे का चक्का दोस्तों, आगे का व्हीकल का जो व्हील है और पीछे का व्हील है, दोनों जो है पैरेलल पाथ जो है एक ही विड्थ में फॉलो नहीं कर पाता है। उसका जो है एक्स्ट्रा विड्थ का वहाँ ज़रूरत पड़ता है कर्व में। तो इसको हम लोग ऑफ टेकिंग कहते हैं। L²/2R जो है ये इसका जो है ऑफ टेकिंग का ये फार्मूला हुआ। जब नंबर ऑफ लेन उसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल वाइडनिंग हो जाता है। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल आपका जो है ये मैकेनिकल वाइडनिंग के केस में दोस्तों N/L²/2R फार्मूला, और आपका जो है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के केस में दोस्तों इसमें V/9.5√R²। V यहाँ पे जो है आपका जो है स्पीड ऑफ व्हीकल km/h से रिलेटेड ये है फार्मूला, V/9.5√R इम्पॉर्टेंट है। N नंबर ऑफ लेन है। टोटल विड्थ ऑफ पेवमेंट अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ वाइडनिंग प्लस विड्थ ऑफ द पेवमेंट हो जाएगा दोस्तों। अब इसी से अब हम लोग जो है एक और फार्मूला है कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी से रिलेटेड, इसको याद रखना है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। C=1000 V/S, और जो यहाँ C का वैल्यू है वो जनरली 0.5 से लेके 0.1 के बीच जो है 0.8 के बीच लाई करता है। तो ऑप्शन में भी इस तरह का अगर न्यूमेरिकल देगा तो उसको आपको देख लेना है कि 0.5 से लेके 0.8 के बीच जो होगा वही आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से अगर हम लोग देखें आपका जो है अगर हम लोग जो है अब हम लोग चलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में। ट्रांजिशन कर्व हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग हॉरिजेंटल सर्कुलर कर्व को जब हम लोग सर्कुलर जो टर्निंग पॉइंट है यानी सर्कुलर कर्व से जोड़ते हैं तो उसमें जो है आपका कांस्टेंट रेट से जो है आपका सुपर एलिवेशन इंक्रीज हो और कंफर्टेबल हो पैसेंजर के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं। ट्रांजिशन कर्व जो है हॉरिजेंटल कर्व और जो है हॉरिजेंटल रोड और कर्व रोड के बीच जो है हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका अलग अलग फार्मूला होता है दोस्तों, इसको हम लोग देख लें। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला है V²/CR, ठीक है। और C यहाँ पे जो है 80/75 + V होता है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड जो है अगर हम लोग देखें तो 0.5 > या इक्वल टू 0.8, सॉरी इससे ही रिलेटेड जो है ये आपका कैपेसिटी से नहीं दोस्तों, इसमें जो है C = 80 + 1 + V से संबंधित जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों यही इम्पोर्टेंट है कि ये फार्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। ये जो फार्मूला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये किससे संबंधित है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है
इसमें ये जो फार्मूला है ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के केस में इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, v²/c/r। यहाँ c इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इक्वल टू 80/75 प्लस v हो जाएगा दोस्तों। v इक्वल टू यहाँ स्पीड जो है बड़ा भी है तो यानी किलोमीटर में, और छोटा भी है तो मीटर पर सेकंड में जनरली हम लोग लेते हैं। r इक्वल टू रेडियस ऑफ द कर्व, c इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड क्यू होता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हम लोग को याद रखना होगा। साथ ही साथ जो है बाय रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के केस में अगर फार्मूला देखें आपका ट्रांजिशन कर्व का, तो ये फार्मूला जो है आपका हो जाएगा ई सुपर एलिवेशन इंटू एन, ई इंटू एन इंटू डब्ल्यू विड्थ ऑफ द रोड इंटू एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ये किस केस में? दो केस है दोस्तों, एक है रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज के केस में, और रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर एज के केस में जो है सुपर एलिवेशन को इसमें जो है हाफ ले लेते हैं हम लोग, यानी ये फार्मूला का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाय 2 यहाँ सेंट्रल लाइन के केस में हम लोग कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ अगर प्लेन एरिया है दोस्तों तो n का वैल्यू 1 इन n, यानी जो है इस केस में जो है हम लोग को विड्थ जो लेना है वो कैम्बर का जो स्लोप है वो हम लोग को वो 1/1/100 यानी n का वैल्यू जो है हम लोग को 150 लेना है। दूसरा है आपका हिली रोड के केस में n का वैल्यू 1/60 यानी 60 लेना है n का वैल्यू। थर्ड केस में जो है बिल्टअप एरिया के केस में हम लोग 100 लेते हैं, इसको याद रखना है दोस्तों। साथ ही साथ एक एम्पेरिकल फार्मूला जो IRC के द्वारा जो है दिया गया है, इसमें इम्पोर्टेंट है क्या दोस्तों, तो ट्रांजिशन कर्व का ये भी फार्मूला है। तो अगर प्लेन और रोलिंग एरिया के लिए देखें किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो है 2.7 v²/r एक फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा हिली एरिया में अगर देखें तो v²/r ये फार्मूला हो जाएगा। शिफ्ट ऑफ कर्व से रिलेटेड भी एक फार्मूला है दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर बटे आपका 24r। ये जो है फार्मूला जो है आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा दोस्तों। ये सारा फार्मूला जो है हाईवे के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं कि ग्रेडियंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ग्रेडियंट की ओर अगर हम लोग देखें तो ग्रेडियंट में जो है हम लोग की ग्रेड कंपनसेशन अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू जो है ये फार्मूला है 30 + r/r, यानी रेडियस ऑफ कर्व से ओरिजेंटल कर्व से रिलेटेड है। और रेडियस ऑफ ओरिजेंटल कर्व जब लेस देन या इक्वल टू 45 मीटर होगा तो इस केस में हम लोग जो है आपका ग्रेड कंपनसेशन लेंगे। इसका वैल्यू r का वैल्यू जो है लेस देन या इक्वल टू 45। मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन जो है इसका वैल्यू 75/r हो सकता है दोस्तों, जिसमें जो है r का वैल्यू मोर देन जो है 45 के केस में हम लोग इस केस में ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है ग्रेड कंपनसेशन जो है हम लोग जो रोड का ग्रेडियंट है जब मोर देन 4% होगा तो इस केस में ही हमको ग्रेड कंपनसेशन लेना है। ग्रेड कंपनसेशन परसेंटेज में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ऊपर के कंक्लूजन से फार्मूला से 30 + r से अधिक या ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा ऐसे 75/r। और साथ ही साथ जो है कंपनसेटेड ग्रेड हमको जो है निकालना है फाइनली, तो आपका जो है ग्रेडियंट रोड ग्रेडियंट में माइनस करेंगे ग्रेड कंपनसेशन, तो हम लोग को कंपनसेटेड ग्रेड निकल जाएगा दोस्तों। किस केस में? जब आपका जो है ग्रेड कंपनसेशन जो है मोर देन आपका जो है रोड का ग्रेडियंट जो है मोर देन 4% होगा तो इस केस में हम लोग ग्रेड कंपनसेशन को माइनस करेंगे। और लेस देन 4% होगा दोस्तों तो हम लोग ग्रेड कंपनसेशन वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें स्पेशल पॉइंट दिया है दोस्तों, इफ़ आर रेडियस जो है वो मोर देन 300 mm है तो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी प्रोवाइडेड। साथ ही साथ सिंगल लेन रोड के केस में इट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल वाइडनिंग ओनली। अगर सिंगल रोड है, सिंगल लेन रोड है तो केवल मैकेनिकल वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इन मल्टी लेन रोड है द पेवमेंट widening may be calculated by adding half the widening for 2 lane road
टू ईच लेन। बोल रहा है कि मल्टी लेन का अगर केस रहेगा, द पेवमेंट वाइडनिंग में बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग हाफ द वाइडनिंग फॉर टू लेन रोड टू ईच लेन। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। साथ ही साथ अब हम लोग सबमिट कर्व में चले, तो सबमिट कर्व में दोस्तों ये फार्मूला है और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आपको याद रखना है। तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो L इक्वल टू यहाँ पे 2s माइनस 4.4/n हो जाएगा कि किस केस में, जब जो है आपका लेंथ ऑफ कर्व से ग्रेटर देन हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नॉर्मल जो केस है लेंथ ऑफ कर्व अधिक होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। ये नॉर्मल फार्मूला जो है ज़्यादातर ये यूज होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा। n(s²/4.4) किस केस में, आपका सबमिट कर्व को क्रस्ट कर्व, यानी आपका जो है उठा हुआ कर्व के जो है आपको पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जिसमें जो है कॉन्वेक्स शेप में जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो n(s²/4.4) हो जाएगा। n इक्वल टू जो है स्लोप से रिलेटेड है दोस्तों, 1/n यहाँ इससे रिलेटेड है, कर्व का स्लोप से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो है अगर हम लोग इसमें अगर जो है L का वैल्यू लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया तो 2s माइनस 4.4n इसको याद रखना है। और n इक्वल टू जो है इसमें दोस्तों इसमें जो है आपका चेंज इन ग्रेडियंट, यानी दो ग्रेडियंट का जो वैल्यू है, एक जो है असेंडिंग एक डिसेंडिंग हो सकता है, दोनों असेंडिंग दोनों डिसेंडिंग हो सकता है। ठीक है, या एक असेंडिंग तो दूसरा जो है 0 हो सकता है, एक जो है डिसेंडिंग तो दूसरा जो है असेंडिंग हो सकता है। तो इस तरह से जो है ग्रेडियंट से यहाँ रिलेटेड है दोस्तों n का वैल्यू। तो n का वैल्यू आपको याद रखना है कि n1 माइनस n2 होता है, फॉर्मूला में जो है इसको पूछा जाता है। साथ ही साथ जो है अगर हम लोग एक और केस यहाँ बनता है कि अगर हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो पहले देख रहे थे दोस्तों, तो इसमें जो है क्या है कि अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ कर्व जो है ये लेस देन या इक्वल टू ओवरटेकिंग या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होगा, तो इस केस में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे ट्रांजिशन कर्व में कि 2s माइनस 9.6/n, जो कि हम लोग जो है दोस्तों देखे थे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग का एक और फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। किस केस में, s इक्वल टू सबमिट कर्व के केस में, सॉरी दोस्तों ये जो है आपका ls इक्वल टू जो है इसको हमको याद रखना है कि 2s माइनस 9.6/n जो है ये आपका एक और फार्मूला है कि किस केस में, जब लेंथ ऑफ कर्व और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस दिया है, तो इस आधार पर ये फार्मूला है, हमको याद रखना है। अगर जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा होगा लेंथ ऑफ आपका लेंथ ऑफ कर्व, तो इस केस में n(s²/9.6 हम लोग लेंगे फार्मूला, इसको याद रखना है। साथ ही साथ हम लोग लेंथ ऑफ वैली कर्व यानी सैग कर्व का बात करें तो इस केस में पहला फार्मूला इस तरह से हमको याद रखना है कि 2 इंटू n(v/1/2/c) कंफर्ट क्रिटेरिया के केस में ये फार्मूला होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 0.38 n(v/1/2). और दूसरा फार्मूला जो है इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, जब लेंथ ऑफ कर्व इज मोर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है तो L इक्वल टू n(s²/2h1 प्लस 2s10 अल्फा। यहाँ पे जो है ये फार्मूला आपको दोस्तों फाइनली याद रखना होगा, n(s²/1.5 प्लस 0.035s। दूसरा केस है जब लेंथ ऑफ कर्व से ज़्यादा होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये फार्मूला याद रखना होगा कि जहाँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है ग्रेटर हुआ दोस्तों, तो इस तरह से 2s माइनस इसको उलट देना है 1.5 प्लस 0.035s/n। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो मेनली दोस्तों जो है हम लोग आज मुख्य रूप से जो रोड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और साथ ही साथ जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही साथ जो है हम लोगों ने हॉरिजेंटल कर्व और वर्टिकल कर्व के जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे जो है ट्रैफिक से संबंधित जो है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे से संबंधित और
जो है हम लोग हाईवे मटेरियल संबंधी जो है चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है रोड सिग्नल से संबंधित भी जो है हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड देखेंगे। रोड का अलग अलग टेस्ट जो है हम लोग इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। बिटुमिनस से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी और टेस्ट है उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो है आपका जो रोड डिज़ाइन पेवमेंट का अलग अलग है उससे संबंधित जो थ्योरी हैं और जो भी डाटा है वो हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसके बाद जो है हाईवे ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है संक्षिप्त रूप में रेलवे इंजीनियरिंग का भी जो है दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का। साथ ही साथ जो है अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है इस संबंध में जो इम्पोर्टेंट डाटा है जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है उसको साथ ही साथ आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से भी शॉर्ट नोट्स जो है क्विकली तैयार कर सकते हैं, ताकि लास्ट 1 मंथ में आप लोग शॉर्ट नोट्स से ही 10 से 15 सब्जेक्ट को जो है कवर कर सकें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एसएससी जेई सेंट्रल लेवल का जो कि जून के जो है सेकेंड वीक में निर्धारित है कि एग्ज़ाम जो है कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है रेलवे संबंधी भी एग्ज़ाम से संबंधित जो है आप तैयारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। और संभवतः जो है 2024 के अंत में बीटीएससी जेई का भी वैकेंसी निकलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।